नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद करता हूँ सबका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा, सब मस्त होंगे, गजब होंगे और अपने नवंबर 2023 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और याद रखना, नवंबर 2023 छोड़ के आना है, ठीक है ना। और वन शॉट वन आइटम निकाल कर आना है, ठीक है। चलिए, और बेटा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ICAI की नोटिफिकेशन आई है, आप जाके उसे एक बार देखिए कि अगर आप नवंबर 2023 एग्जाम 1% अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो मई 24 में जो एग्जाम होगा उसमें आपको किस तरीके से एग्जामेशन मिल सकती है, जिससे आप, अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ कमी कर दी है पढ़ाई में, कुछ कमी रह गई है पढ़ाई में, तो फिर भी उस कम पढ़ाई में भी हम ज़्यादा बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, ये हमारी 2 वीडियो आ चुकी थी मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर, जिसके अंदर हमने सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था। जितना भी हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था, A to Z हमने मेक एंड बाय डिसीजन सारी बात हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। एक बच्चे ने बोला था कि CA मॉडल के क्वेश्चन होंगे, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के CA मॉडल के क्वेश्चन करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, चिल्लड़ वाले क्वेश्चन मैं पिकअप नहीं कर रहा, जो मुझे अच्छे लगे क्वेश्चन बड़े बड़े उनको मैं कवर अप कर रहा हूँ। बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद बच्चों की जो डिमांड थी वो प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर डिमांड थी कि प्रोसेस कॉस्टिंग की हमें लेक्चर दे दीजिए। तो इसके बाद हम प्रोसेस कॉस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग कवर करने के बाद। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और जो कल का हमारा लेक्चर होगा वो प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर होने वाला है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। क्लियर है? देखिए, आप सभी के सामने नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 10 नजर आ रही होगी आप सभी को, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 को जरा पढ़ते हैं और क्या बोलना चाहती है, क्या बतलाना चाहती है इलस्ट्रेशन नंबर 10, जरा देखिएगा। अ कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट, एक कंपनी बना सकती है, यहाँ लिखा एनी वन, ठीक है ना, एनी वन, इनमें से कोई सा एक प्रोडक्ट, 3 में से कोई सा एक प्रोडक्ट बना सकती है X, Y और Z एक साल में। इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली एट बिगिनिंग इन द ईच ईयर। मतलब ऑब्वियस बात है, उसको X बनाना है या उसको Y बनाना है या उसको Z बनाना है, उसे पहले ही डिसीजन लेना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग में डिसीजन लेना पड़ेगा। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज गिवन बिलो। आपको कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है इस तरीके से। एक बार बताना चाहूंगा मेरे बेटे जी, अगर मॉड्यूल से आपको लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन आप अलग से करवा दीजिए, प्लीज इसकी वीडियो अलग से बना दीजिए, तो बेटा प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल में बता दीजिए कि CA मॉड्यूल का मार्जिनल कॉस्टिंग का सर ये क्वेश्चन है, ये इलस्ट्रेशन हमें समझ में नहीं आ रही है, ये कैलकुलेशन कैसे की गई है, आप प्लीज करवा दीजिए। तो बेटा प्लीज टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट आप भेज सकते हैं, मैं उसकी सेपरेट वीडियो एक बार वो क्वेश्चन देखने के बाद उसकी सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश मेरी रहने वाली है, बट आपको पहले पूछना जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे लिखा है एक्स का जो सेलिंग प्राइस है 10, 12, 12, सॉरी XYZ का सेलिंग प्राइस 10, 12, 12, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 6, 9, 7, मार्केट की डिमांड दे रखी है 3, 2, 1, और प्रोडक्ट की कैपेसिटी दे रखी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है 2, 3 और 900। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आई बस में नहीं आई। चलिए, और आपको फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है मेरे बेटा जी, 30,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट दे रखी है। इन्होंने क्या पूछा है, आओ कंप्यूट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल के दिखा दीजिए। आपको याद है मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जाम्पल लिया था कि जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो हमें क्या करना होता है मेरे बेटे जी, बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आप जो सेकंड बेस्ट छोड़ते हो वही क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, वही क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 10 है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 10।
इलस्ट्रेशन नंबर 10, आओ चर्चा करें इसकी हम, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10, देखो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो स्टेटमेंट जो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताएगी। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स, लिखोगे वाई, लिखोगे जेड। अब देखो मैंने बताया था बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो, फिक्स कॉस्ट को मत देखना। क्यों नहीं देखना, क्योंकि आप एक्स बनाओ वाई बनाओ जेड बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो होनी है। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कंसिडरेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कितनी देर की सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 10 12 12, 10 12 12 लेस कर दो, लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। डंडे खींच लेना बेटा जी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी देर की है, 6 9 7, 6 9 और 7। तो बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकल कर आएगा। इसका आगे 10 माइनस 6 4, 12 माइनस 9 3, 12 माइनस 7 5। क्लियर ही नहीं है। अच्छा मार्केट की डिमांड, मार्केट डिमांड कितनी है, मार्केट डिमांड दे रखी है तुम्हें 3 2 1। इसकी 3000 की डिमांड है, इसकी 2000 की डिमांड है और इसकी 1000 की डिमांड है। और यहाँ लिखेंगे कैपेसिटी कितनी है, मतलब बनाने की, प्रोडक्ट बनाने की हमारी क्षमता कितनी है। तो हम कितनी बना सकते हैं मैक्सिमम, 2 3 और 900, 2 3 और 900। अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन मार्केट डिमांड एंड कैपेसिटी विच एवर इज लोअर, जो कम होगा, विच एवर इज लोअर। अब समझना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो एक्स प्रोडक्ट ना, डिमांड तो मार्केट में थी ना, बट हम बना ही दो सकते हैं। तो कितनी डिमांड पूरी करवाएंगे, मात्र 2000 की, क्योंकि हमारे हम बना ही दो सकते हैं। या मार्केट डिमांड कितनी है, 2 की, हम बना सकते हैं 3, तो 3 बना के क्या करेंगे, मार्केट डिमांड ही 2 की है। तो समझ गए ना, या विच एवरेज लोअर, इन दोनों में से जो कम होगा वो प्रोड्यूस किया जाएगा। भाई ऑब्वियस बात है, मार्केट डिमांड का में तो ज्यादा नहीं बनाएंगे, और मार्केट डिमांड ज्यादा है बट ज्यादा बना नहीं सकते। बात क्लियर हो रही है। तो विच एवरेज लोअर, तो ये कितना बैठेगा तुम्हारा, यहाँ भी आएगा तुम्हारा 2, यहाँ भी आएगा तुम्हारा 2, है ना, और यहाँ आएगा तुम्हारा 900। क्लियर है। अब निकाल दो टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन अभी कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई प्रोडक्शन। समझ गए, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई प्रोडक्शन। तो 2 इंटू 4, ये कितना आ गया हमारा, बोलो बराबर थे 8, 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, और 900 इंटू 5, 5 निम 4500। बोलो हाँ या ना। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, जी हाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे इतना बताओ कि इनमें से बेस्ट वन कौन सा है, आप कौन सा बनाना पसंद करोगे, जो आपको सबसे ज्यादा कमाई दे रहा है। सबसे ज्यादा कमाई कहाँ दिख रही है तुम्हें, 8 6 या 4500, सर दिख तो रही है 8000। अब 8000 सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, मतलब सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बेनिफिट है। तो यानी कि एक्स को बनाएंगे हम, एक्स को बनाएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि बेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए जो सेकंड बेस्ट, इन दोनों में सेकंड बेस्ट कौन सा, वो ये वाला। तो इसको लेने के लिए हमने इसको छोड़ा। बोलो हाँ या ना। तो यानी कि एक्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 6000 रुपीज। बोलो हाँ या ना। एक्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 6000 रुपीज। मतलब बेस्ट वन को लेने के लिए जो सेकंड बेस्ट छोड़ दिया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई। अब इधर देखो, अगर हम दोनों मान लो, अगर हम ये लेते, ये लेते,
तो इन दोनों को लेने का मतलब है कि हम ये बेस्ट छोड़ रहे हैं वाला, तो ये हमारे अकॉर्डिंग अगर ये बेस्ट वन है तो सेकंड बेस्ट ये हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि इनको अगर मैं इसको ऑप्ट कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं छोड़ रहा, मैं बेस्ट ये छोड़ रहा हूँ। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? तो इन दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनेगी? 8 और 8। बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल हमने अपनी, जब हमने कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअली स्टडी करी थी, बिल्कुल ऐसा ही हमने कुछ बनाया था। क्लियर है? आई बस में नहीं आई? तो कुल मिलाकर ये निकलती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा होता है। ठीक है, आप इसमें लिख भी सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन बाय not producing alternative product, that is if product X is produced then opportunity cost will be maximum 6000 from Y and 45 from Z। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन है, बड़ी मजेदार इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्लियर है? क्या लिखा है जरा पढ़िए। एमके लिमिटेड, क्या लिखा है? एमके एक मिनट, हाँ जी, क्या लिखा है? एमके लिमिटेड, क्या लिखा है? एमके लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स। एमके लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सेल करते हैं सिंगल प्रोडक्ट। क्या है? खाली सिंगल प्रोडक्ट है एक्स को, जिसका सेलिंग प्राइस कितना दर का है आपको? 40 रुपए का सेलिंग प्राइस दर का है। एंड वेरिएबल कॉस्ट कितने दर की है? 16 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट दर की है। यानी कि मुझे यहाँ से मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन का पता चल जाएगा। यहाँ से मुझे मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन का पता चल जाएगा। एक मिनट रुकना बेटा, यहाँ से मुझे मेरे कंट्रीब्यूशन का पता चल जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए, यहाँ से मुझे मेरे कंट्रीब्यूशन का पता चल जाएगा। अब यहाँ नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है इफ फिक्स कॉस्ट फॉर दिस ईयर 480। अगर आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 4,80,000 रुपए की, और एनुअल सेल्स, दिमाग लगाना जरा, आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 480 की, ठीक है ना? आप आराम से ब्रेक भी निकाल पाओगे यहाँ से, समझ रहे हो? अब देखना, एंड 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 अमाउंट ऑफ सेल्स रिकॉर्डिंग। ठीक ठीक, कितने भेजने सेट? चलिए, तो सेल्स आर 60%, सेल्स आर 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो सेल है वो 60% है किसकी? मार्जिन ऑफ, मतलब सेल का 60% एमओएस है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आप अब देखो, यही से हम कितनी बातें कवर कर सकते हैं। ये सोचो कि भैया जो सेल है वो 60% है किसकी? एमओ, सॉरी गलत बोलो, सेल का 60% एमओएस है। चलो, मतलब 40% क्या है? ब्रेक इवन। 40% क्या है? ब्रेक इवन। बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल। कहना है कि ये बताइए नेट रिटर्न कितना हमें मिलेगा सेल पर, प्रॉफिट कितना होने वाला है, अज्यूमिंग टैक्स हमें दे दिया 40%, मतलब हमें टैक्स को भी यहाँ पे डिडक्ट करना पड़ेगा। अब इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। देखिए, देखो, आप आराम से पता लगाओ, आराम से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो नंबर, ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11। अब इलस्ट्रेशन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? बेटा एक मिनट रुकना, बस एक पेपर भेजना है मुझे। फोटो स्टेट वाला,
निकाल दे भाई। चलो, मेरे पेपर प्रिंट होना था ना बच्चों के लिए तो वो भेजा था चलो, अब यहाँ पर क्या है, इसका हमें पहला क्वेश्चन करना है। अब देखो इसमें ना, अब देखो यहाँ पर हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस, देखते रहे ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें कितना दे रखा है, बोलिए फटाफट दे। 40 दे रखा है, कितना दे रखा है 40, लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है मेरे बेटा जी, वेरिएबल कॉस्ट है 16 रुपये, माइनस करो माइनस करो, ठीक है ना, कैलकुलेटर नहीं लाया क्या मैं, चलो तो 40 में से 10 30 और 6 24 बचा, ये हमारा कंट्रीब्यूशन निकल कर आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल कर आ गया। ये बात क्लियर होती है नाउ, एंड वी नो दैट कि अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट प्लस एमओएस को मिलाऊंगा, वी यानी वी नो दैट, वी नो दैट, मैं जानता हूं कि इनको मिलाता हूं तो मेरा 100% बनता है, क्योंकि दोनों इस सेल के रेस्पेक्ट में निकलती हैं। क्लियर है, तो मुझे पता है जो ब्रेक इवन है, जो ब्रेक इवन है, ठीक है ना, मुझे एमओएस का पता है 60% है और ये 100% है, यानी कि जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना हो गया, 40% हो गया। मेरा ब्रेक इवन कितना हो गया, 40% ऑफ सेल, मतलब जितनी भी सेल होगी, ठीक है ना, उसका 40% ब्रेक इवन है। चलो आगे चलते हैं, अब इधर फिर नीचे की तरफ फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं, टोटल, टोटल फिक्स कॉस्ट पता है ना आपको, कंट्रीब्यूशन से कवर करना होता है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और मेरे पे दोनों चीजें हैं। मुझे क्या दे रहा है, मुझे दे रहा है फिक्स कॉस्ट 480, 4,80,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है मेरा 24, ठीक है ना, यानी कि मेरा यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा, 24 दूनी 48, ये मेरा निकल कर आएगा 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स क्या है बेटा मेरा, ये ब्रेक इवन पॉइंट आया इन यूनिट्स। अब देखो अगर मुझसे कोई पूछे कि ब्रेक इवन पॉइंट इन परसेंटेज निकालने तो कैसे निकालोगे, ब्रेक इवन इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल यूनिट्स मल्टीप्लाई 100, बोलो हाँ या ना। और मेरे को पता है ये कितना निकाला था मैंने, ऊपर 40, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मैंने निकाल दिया था 20, और टोटल सेल्स यूनिट मुझे पता नहीं है इंटू 100। अब मैं बड़े प्यार से निकाल सकता हूँ टोटल सेल्स यूनिट, टोटल सेल्स यूनिट कैसे निकाल सकता हूँ, ये देखो 20,000 डिवाइडेड बाय 40%, करो भैया, ये हो गया 40,50,60 डिवाइडेड बाय 40, ये निकल गया 50,000 यूनिट्स। इसका मतलब पता क्या है, हमने टोटल 50,000 यूनिट बेची हैं, जिसमें इसका 40% निकाल देना, 20,000 यूनिट पे तुमने फिक्स कॉस्ट कवर कर ली थी, बाकी 30,000 जो एक्स्ट्रा बेची हैं वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जिसकी मैंने बात कर ली थी। क्लियर है, अब इन्होंने क्या बोला है, ये तो बेटा मेरी वर्किंग वर्किंग हुई, इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि भैया नेट द रेट ऑफ नेट रिटर्न बता दो, नेट रिटर्न कितना आ रहा है, तो कुछ नहीं है, क्या बना है, अब यहाँ बनेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग नेट रिटर्न ऑन सेल्स, नेट रिटर्न ऑन सेल्स, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब इधर देखो, यहाँ पे लिखेंगे टोटल, टोटल सेल कैसे लिखोगे बोलो,
भैया टोटल सेल कैसे लिखोगे? 50,000 यूनिट बेची है और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 40, तो 4 पंजे 20, ठीक है ना। और 5 और 6 जीरो, 1 2 3 5 जीरो है ना, ठीक है। बात करोगे तो आपका 20 लाख बन गया, ठीक है। माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कितनी बैठेगी? 50,000 इंटू एक पे थी 16 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट थी, 16 रुपए की थी, ठीक है ना। तो 16 पंजे 80, मैं कुछ गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, ठीक है, चलो। तो 20 लाख माइनस 8 लाख, तो कितना बनेगा तुम्हारा? ये 12 लाख। ये 12 लाख का आ गया तुम्हारा टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से लेस कर दो व्हाट? फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट शायद दे रही तुम्हें 480। अब इस 480 से क्या निकलेगा फिक्स कॉस्ट? ये निकलेगा तुम्हारा प्रॉफिट। तो भैया 12 में से 4 गए 8, 8 में से 80 गए 7,20,000। अब इसके ऊपर हटाओ टैक्स, ठीक है ना, इनकम टैक्स कितना? 40%। इसके ऊपर तो 7,20,000 का 7,20,000 का 40%, 2,88,000। तो 4,32,000 क्या निकल गया हमारा? नेट रिटर्न आ गया। क्या आ गया हमारा? नेट रिटर्न। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? बोलिए आए, मैं कैलकुलेटर जरा बसते हुए से निकाल लूँ अपने, नहीं तो अरे अभी गिर जाता मैं। कौन था गिरता हुआ बच्चा? टीचर लाना ही भूल गया, ऊपर से मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई? चलो 4,32,000। अब इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? चलो अब सेकंड पॉइंट क्या है वो पढ़ो। फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रपोज टू ऐड अनदर प्रोडक्ट लाइन। अभी तक ये एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे, कौन? विच इज कॉल्ड एक्स। अभी कह रहे हैं कि भैया हम ना अपनी प्रोडक्ट लाइन में वाई को भी लाना चाहते हैं, हुज सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस 50 रुपये पर यूनिट है, एंड वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज पर यूनिट है। द टोटल फिक्स कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट रुपीज दिस। अब टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो 480 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 6,66,600 हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल बढ़ाया आपने, तो फिक्स कॉस्ट बढ़ गई इनकी, ठीक है ना। द सेल्स मिक्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब सेल्स मिक्स क्या होगा? 7:3। सेल्स मिक्स का मतलब है कि अगर 7 यूनिट एक्स की बिकेंगी तो 3 यूनिट वाई की बिकेंगी। सर ये कुछ कुछ ऐसा सा लग रहा है जैसे आपने कॉम्पोसाइट ब्रेक इवन पॉइंट निकलवाने में करवाया था, वही तो है ये। आगे देखो, डिटरमाइन एट व्हाट लेवल ऑफ सेल, कह रहे हैं कि बताइए किस लेवल पे सेल करें फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल। वुड एमके लिमिटेड ब्रेक इवन, कि एमके लिमिटेड ब्रेक इवन पे आ जाए। गिव सेपरेटली फॉर बोथ एक्स एंड वाई ब्रेक इवन सेल इन रुपी एंड क्वांटिटी। कह रहे कि भैया कि एक्स और वाई की अलग अलग यूनिट की सेल और मतलब उनकी वैल्यू और उनकी क्वांटिटी दोनों हमें अलग अलग बताना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्लियर ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले हमें कुल मिला के कुछ नहीं करना। अगर हम रोड मैप बनाए तो पहले हमें कॉम्पोसाइट ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने का, कॉम्पोसाइट ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने का क्या करना है मेरे बेटा जी? फॉर्मूला लगाना है, कॉम्पोसाइट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो हमें टोटल यूनिट पता लग जाएंगी कॉम्पोसाइट, और उस टोटल यूनिट को 7:3 में बांट देना है,
और 7:3 में जो क्वांटिटी निकलेंगी उनकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देनी है। एक्स का सेलिंग प्राइस है 40 और वाई का सेलिंग प्राइस तुम्हें दे रखा है यहाँ पर 50। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? बस इतना तो तुम्हारा काम है। तो अभी तुम्हारी जो मेहनत है कुल मिलाकर वो क्या है, इसको निकालने में, ब्रेक इवन पॉइंट, कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालने में है। एक बात याद रखना, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने 2 फॉर्मूले आपको समझाए थे ब्रेक इवन पॉइंट निकालने में कि भैया यूनिट निकालते हैं तो इनका रेशियो लेते हैं, और जब वैल्यू निकालनी होती है तो सेल्स का रेशियो लेते हैं। कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, क्लियर है? एक मिनट रुकना जरा, मैं कैलकुलेटर मंगा लूँ क्योंकि थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी फिर हमारी। 98999799 मेरे ऊपर कैलकुलेटर है, जरा नीचे दे जा। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। चलो, हाँ जी, यहाँ पे लिखते हैं एक्स, यहाँ पे लिखते हैं वाई, यहाँ पे लिखते हैं इनका सेलिंग प्राइस। यहाँ पे लिखते हैं इनका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है मेरे बेटे जी? एक का है 40 और एक का है 50, और यहाँ पे माइनस करते हैं इनकी वेरिएबल कॉस्ट। इनकी माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? इसकी है 16 रुपये और इसकी है 10 दे रही है। चेक कर लेते हैं, 10 दे रही है। चलो जी, तो यहाँ पे इनका आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आ जाएगा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा इनका? इसका 24 आएगा और इसका 40 आएगा। ये बात क्लियर हो गई? अब यहाँ लिखते हैं सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स का मतलब क्या है? सेल्स मिक्स का मतलब है इसकी 7 बिकेंगी, इसकी 3 बिकेंगी, इसकी 7 बिकेंगी तो इसकी 3 बिकेंगी। यानी कि हम अगर बोले, ठीक है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन 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 मल्टीप्लाई सेल्स मिक्स, सेल्स मिक्स कितना आएगा? 24 मल्टीप्लाई 7, 168, 168 और 4 तिया 12, 120, यानी कि ये आ जाएगा। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा एवरेज कंट्रीब्यूशन बताना, एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताना, तो तुम बोलोगे 168 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 28.8 पर यूनिट। अब मैंने बताया था ना आपको, ये एवरेज कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है अगर मैंने 7 बेची और इनकी 3 बेची तो टोटल कितनी बेची मेरी? 10 यूनिट। और 10 यूनिट को बेचकर मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल? 168 प्लस 120, मतलब इतना आया। देखो इतनी बेच रहा हूँ तो इतना, ये टोटल कर देना, ये कंट्रीब्यूशन है मेरा। तो यानी कि सिंगल यूनिट पे कंट्रीब्यूशन मेरा ये आ रहा है। बोलो हाँ या ना? एवरेज कंट्रीब्यूशन में ये कमा रहा हूँ। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? बोलिए हाँ या ना? बहुत आसान है। ठीक है, अब निकाल दो क्या? अब हमें निकालना है व्हाट, अब निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे निकालते हैं? आप सभी को पता है, आप फॉर्मूला क्या लिखते हो? आप लिखते हो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ऊपर वाला फॉर्मूला याद करो, बताओ क्या था? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, यही था ना? बस यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखे क्या लेना? वेटेड, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, वेटेड एवरेज। और ये जो तुमने निकाला 28.8, ये वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज है, क्या वेटेज ये वेटेड एवरेज है। बात क्लियर हो गई? देखो जी, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी देर की आपको? 6,66,600, 6,66,600
और वेटेड एवरेज कितना निकाला है तुमने 28/8, ये 66,600 डिवाइडेड बाय 28/8, तो बेटा ये निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 23,146 समथिंग, राउंड ऑफ करा है बेटा मैंने, 145.8 आ रहा था तो मैंने 1 यूनिट बढ़ा दी, ठीक है ना, 140 यूनिट अप्रोक्स। और ये जो बिकेंगी ना, सुनो 23,146 ये एक्स और वाई की मिलाकर बिकेंगी, बोलो हाँ ये नहीं। अब क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट showing break even point in units, break even point in units and value separately product x and y, ठीक है। अब देखो कैसे, ये तुम्हारा होगा प्रोडक्ट x, ये होगा प्रोडक्ट y, और यहाँ लिख दो टोटल। क्या मेरी ये बात समझ में आती है, ये लिख दो टोटल और यहाँ लिखो पर्टिकुलर, ये बात क्लियर होती है। देखो आप स्टेटमेंट जो है इस तरीके से बनाना कि टीचर देख के समझ जाए, ठीक है। अगर उल्ट पुल्ट बनेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर एक्स वाई एंड टोटल। अब अगर आप देखोगे क्या लिखेंगे, सेल्स क्वांटिटी इन यूनिट्स, रेशियो क्या सेल्स का 7:3, आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी निकली है 23,146, तो यहाँ पे लिख दो 23,140, 23,140 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 7, तो ये आपका आ जाएगा 16,202, तो बाकी बची ये आ जाएगी 23,140 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 3, 23,146 माइनस 16,202, हाँ 6,944, आप समझ गए, ये अलग अलग यूनिट पता लग गई। अब क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसका सेलिंग प्राइस कितना है 40, इसका कितना है 50, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी होगा टोटल सेल, क्या आ गई टोटल सेल आ गई, क्लियर है नहीं है। कैसे निकालोगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 16,202 मल्टीप्लाई 40, ये निकल कर आएगा तुम्हारा 6,48,080 रुपीज़, तो वहाँ आएगा 6,944 मल्टीप्लाई 50, ये आएगा तुम्हारा 3,47,200। तो टोटल सेल की अगर हम बात करें, ठीक है, ये बैठेगी 9,95,280 रुपये बैठेगी। देखो टेक्निकली तो इन्होंने ये मांगा था हमसे, क्लियर है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि एक थोड़ा सा प्रूफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे समझा रहा हूँ, ठीक है। लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 16 रुपये के अकॉर्डिंग थी, 16 मतलब 16,202 को 16,202 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट आएगी 259,232, ये बात क्लियर हो गई, क्लियर है मेरी बात। और यहाँ 10 रुपये की थी, तो ये आएगी 6,9,440, तो 259,232 6,9,440, तो टोटल कितना हो गया 3,28,672, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अगर मैं बोलूँ बेटा कंट्रीब्यूशन निकाल देना, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, आपको पता ही है 64880 माइनस 259,232 88848 347 200 माइनस 369,440, क्या पाएगा
77760। अब जरा जोड़ना, जरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन दोनों को जोड़ दो, 8848, ये बैठ गया 66,000, 6,66,608, 608 और लेस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ना यहाँ लेस होगी ना यहाँ लेस होगी, 66,600। क्लियर है? तो राउंड ऑफ मतलब तुम्हारे यहाँ 8 बच रहा है, मतलब देखा जाए ना, क्योंकि अच्छा ये 8 आप कुल मिला के देखो ऑलमोस्ट उतना ही कंट्रीब्यूशन आ रहा है जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है। ये 8 रुपए का अंतर इसलिए आया, 8 रुपए का अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकला ना वो फ्रैक्शन में था, 5.8 था यहाँ पर, तो मैंने 6 करा राउंड करके, तो वहां पे वो अंतर आना लाजमी है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? वो अंतर आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू फिक्स कॉस्ट, मतलब ये फिक्स कॉस्ट के बराबर है एक तरीके से, यानी कि हमने जो निकाला वो बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व करा है। अच्छा याद रखना, आपको सिर्फ यहाँ तक देने का है, आपको ये मांगा नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, समझ गए? नॉट रिक्वायर्ड, मैं डब्बा बना दे रहा हूँ। नॉट रिक्वायर्ड एग्जाम, मांगा ही नहीं है तो क्यों देने का, जितना मांगे उतना देने का। नॉट रिक्वायर्ड इन एग्जाम, ओनली फॉर बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है ना? ठीक है। देख लो ये आ रहा है ना, ये 23146 लिखा था मैंने बेसिकली, ठीक है ना? तो इन्होंने 80 ले लिया। चलो अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या कहती है, आओ जरा पढ़े। ये कहती है एक्स लिमिटेड सप्लाई स्पेयर पार्ट टू एन एयरक्राफ्ट कंपनी। एक्स लिमिटेड सप्लाई करती है स्पेयर पार्ट टू एन एयरक्राफ्ट कंपनी वाई लिमिटेड, मतलब ये एक एयरक्राफ्ट कंपनी है वाई लिमिटेड को माल भेजती है। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एक्स लिमिटेड फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन ऑफ एनी वन स्पेयर पार्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ वन टाइम, मतलब वो कोई भी एक स्पेयर पार्ट को बना सकती है। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट, ये आपको कुछ कॉस्ट दे रखी है, एंड द अदर इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टू डिफरेंट स्पेयर पार्ट ए एंड बी, और आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है दो डिफरेंट स्पेयर पार्ट की। देखो यहाँ पे लिखा है जो ये स्पेयर पार्ट देती है वो वाई लिमिटेड को देती है, कोई मतलब नहीं है हमें इससे। मेन मुद्दा ये है कि वो खाली यहाँ पे लिखा है एनी वन, वो किसी कोई एक ही पार्ट को दे सकती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पीरियड में, क्लियर नहीं है? अब वो पर्टिकुलर पीरियड का मतलब इन्होंने एक साल नहीं बोला हुआ, पीरियड या क्वार्टरली हाफ ईयरली एनुअली कुछ भी हो सकता है, इन्होंने पीरियड बोला है, बट क्लियर ही नहीं है। तो पीरियड का मतलब कुछ भी कोई भी पीरियड हो सकता है, वो डिपेंड करता है भी नीचे कैसे इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। हाँ यहाँ पर लिख देना फॉर अ ईयर, ऐसे बोल देते तो इसका मतलब ये है दैट मीन्स कि कि वो एक साल में, मतलब एक साल के लिए एक ही प्रोडक्ट ऑप्ट करेगी, ठीक है ना? ऑप्ट वन स्पेयर पार्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग वन ईयर, ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये हो गया आपका। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है पार्ट ए की पार्ट बी की, ठीक है ना? पर यूनिट अलाउ यूसेज, ये इस काइंड ऑफ ना अलाउ यूसेज इज लाइक अ मटेरियल, है ना? अलाउ यूसेज इज अ मटेरियल, तो यहाँ पर अलाउ यूज करता है पार्ट ए 1.6 kg एंड पार्ट बी 1.6 kg, मतलब इतना रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल पर यूनिट, रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल पर यूनिट, पार्ट ए बनाने के लिए रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल पर यूनिट, पार्ट बी बनाने के लिए रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल पर यूनिट दे रखा है। मशीन टाइम एंड मशीन टाइम, मशीन पी मशीन क्यू, मतलब यानी कि पार्ट ए
takes 0.6 hour per unit from machine P and part B takes 0.25 hours from machine P. बात क्लियर हो गई? ऐसे ही part A takes 0.5 hours from machine Q, ऐसे part B 0.55 hours. That means अगर मैं एक बात बोलूं, पता है क्या है, इतनी ये कहीं ना देखने में गारंटी बोलो की फैक्टर वाला क्वेश्चन है हमारा ये, और यहाँ एक की फैक्टर नहीं है, यहाँ 3 की फैक्टर देखेंगे, देखना, ठीक है ना। टारगेट प्राइस का मतलब है, टारगेट प्राइस मतलब दैट मीन्स ऑफर प्राइस कह लो कि सेलिंग प्राइस कह लो, क्लियर। सेलिंग प्राइस मतलब द वैल्यू विच इज पेड बाय वाई लिमिटेड टू एक्स लिमिटेड, मतलब जो पे करेगा कितना, पार्ट ए के लिए 145, पार्ट बी के लिए 115, ठीक है ना, 115 रुपया। टोटल आवर्स अवेलेबल, कितने आवर्स अवेलेबल है, मशीन पी के खाली इतने घंटे अवेलेबल है, मशीन क्यू के खाली इतने घंटे अवेलेबल है। और सुनो, लिमिटिंग फैक्टर मटीरियल अलाउ अवेलेबल, मटीरियल अवेलेबल अप टू 30,000 kg, मतलब एक तरीके से हमारे पास इतना ही अवेलेबल है एट द रेट 12.5 पर kg। वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आर, वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आर, वेरिएबल ओवरहेड दे दिया, ठीक है ना, मतलब एक तरीके वेरिएबल एक्सपेंस दे दिया, कुल मिलाकर पी का इतना और क्यू का इतना, पी चलेगी तो इतना, क्यू चलेगी तो इतना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, रिक्वायर्ड क्या मांगा है आपसे, पहला पॉइंट करेंगे, रिक्वायर्ड मांगा है आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट विच विल ऑप्टिमाइज कंट्रीब्यूशन एट द ऑफर प्राइस। जो भी आपको ये ऑफर प्राइस है, इस पर कौन सा स्पेयर पार्ट विल प्रोवाइडिंग यू ऑप्टिमाइज कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा। मतलब आपको देखना विच वन इज बेटर ऑप्शन, विच वन इज बेटर स्पेयर पार्ट फॉर अस टू मैन्युफैक्चरिंग फॉर वाई लिमिटेड। आप पार्ट ए बनाना पसंद करेंगे या पार्ट बी बनाना पसंद करेंगे वाई को बेचने के लिए, ठीक है ना, इन वाले रेटों पे। बात क्लियर हो गई, बोलिए। इलस्ट्रेशन नंबर 12, ठीक है, नंबर 1, हाँ जी, क्या लिखा है, स्टेटमेंट शोइंग मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ पार्ट ए एंड बी फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना, हाउ मच वी हैव रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ हम कितना प्रोडक्शन मैक्सिमम कर सकते हैं पार्ट ए के लिए, पार्ट बी के लिए। हम पे जो अवेलेबिलिटी रिसोर्स की, वो 3 अवेलेबिलिटी हैं। पहला है एलॉय, फिर है मशीन मर्सी मशीन पी आर्ट्स, मशीन क्यू आर्ट्स। अगर आप देखोगे तो इनका जो अवेलेबल रिसोर्स है, ये हम पे है 13,000 किलो
मशीन पी है 4000 घंटे और मशीन क्यू के हैं 4.5 घंटे। ठीक है, हमको इन्होंने बता दिया या तो तुम ए बनाओगे या फिर तुम बी बनाओगे, यानी कि ये जो अवेलेबल रिसोर्स हैं या तो पूरे ए पे लगेंगे या पूरे बी पे लगेंगे। इन्होंने हमें ये तो बता दिया, सही बात है नहीं है? तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम इनसे ए बनाएंगे तो कितना बना सकते हैं और इनसे बी बनाएंगे तो कितना बना सकते हैं। क्या मेरी बात इतनी क्लियर होती है? बोलिए फटाफट से हाँ ये, इतनी बात क्लियर होती है ना? अब देखो कैसे निकालेंगे, पहले क्या करते हैं, एलॉय। मुझे बताइए एलॉय कितना यूज होगा, 1.6 kg यूज होगा इन 1 यूनिट टू प्रोड्यूस पार्ट ए। 1.6 kg ऑफ एलॉय यूसेज। अब देखिए सिंपल तरीका है, सिंपल मैथमेटिक्स। क्या देखिए 1.6 kg में 1 यूनिट बनेगा तो 13,000 किलो में कितना बनेगा? तो क्या करोगे, 13,000 किलो डिवाइडेड बाय 1.6 करोगे, नहीं करोगे? तो 13,000 डिवाइडेड बाय 1.6, 13,000 डिवाइडेड बाय 1.6, ये तुम्हारा आएगा 8125। 13,000 डिवाइडेड बाय 1.6। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही बी का कर दो, बी को भी कितना चाहिए 1.6, सेम। ठीक है, एक बात ध्यान से समझना, ये 13,000 किलो या तो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, बना वो एक ही सकता है कोई। ठीक है ना? तो 13,000 अगर यहाँ यूज होगा तो इतना मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, 13,000 किलो यहाँ यूज होगा तो इतना मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? दिस इज मैक्सिमम प्रोडक्शन बाय यूजिंग 30,000 kg ऑफ एलॉय यूसेज ऑफ एलॉय इन पार्ट ए और पार्ट बी, और इन दोनों में एक। समझे? क्लियर है? नाउ मशीन पी के जो आर्स है, we have available 4,000 hour of machine P, and we can use 4,000 hour either in A और B। समझ गए? बात क्लियर हुई नहीं हुई? अब 4,000 घंटे अगर यहाँ लगाओगे या यहाँ लगाओगे, ये बात क्लियर होती है? आ जाओ। तो 4,000 घंटे, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर पार्ट ए बनाने का है तो मशीन पी का कितना घंटा चाहिए, 0.6। वी रिक्वायर्ड 0.6 आवर, वी रिक्वायर्ड 0.6 आवर ऑफ मशीन पी टू प्रोड्यूस वन पार्ट ए, 1 यूनिट ऑफ पार्ट ए। बात क्लियर हो गई? तो अगेन वही वाली बात यहाँ पर आ जाती है। अब इसे मिटाते हैं, क्या 0.6 आवर्स में एक यूनिट बनती है ए की। तो हम पे कितने अवेलेबल है, अगर हम पे 4,000 घंटे अवेलेबल है, हम कितना बना सकते हैं, 4,000 डिवाइडेड बाय 0.6। सही बात है? ये हमारा आ जाएगा 6,666 आ गया। और उसका क्या है, इसका 0.25 है, तो यहाँ 0.25 से डिवाइड करने का, क्या 4,000 डिवाइडेड बाय 0.25, 16,000। सिमिलरली इन मशीन क्यू 0.5 आवर्स, 4,500 डिवाइडेड बाय 0.5, 9,000 यूनिट्स, 0.55, 8181। मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी होगी, फ्लोर ऑफ 3। बोलो हाँ या ना? क्लियर नहीं है? देखो इनमें सबसे कम कौन सा ये है, क्योंकि याद रखना हम पे, अरे कैसे हो गई भाई, हट जा। हाँ याद रखना
देखो ऑब्वियस बात है, अगर मैं ये वाले घंटे यूज करता हूँ तो मैं इतना बना सकता हूँ माल, इतना माल, बट मैं इतना माल बनाने के लिए मेरे पे इतने इसके इतने आर्ट्स अवेलेबल नहीं है। मतलब एक तरीके से सबसे लिमिटेड रिसोर्स ये वाला है मेरे लिए, बोलो हाँ या ना, ये वाला। इसमें इनमें मिनिमम क्या होगा, लोअर ऑफ 3। मैं इसका यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये इसमें भी कवर हो रहा है और ये इसमें भी कवर हो रहा है, इन तीनों का सबसे कम मैं ये बना सकता हूँ। मैं ये बना ही नहीं पाऊंगा, क्यों? अगर मैं ये बनाने जाऊंगा तो मेरे पे ये अवेलेबल ही नहीं है, मशीन पी के इतने घंटे अवेलेबल नहीं है जो मैं ये बना पाऊँ। मशीन पी के इतने घंटे अवेलेबल है कि मैं खाली यही प्रोड्यूस कर सकता हूँ। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है ही नहीं है? ठीक है। और अगर ये बनाने जाऊंगा फिर अगेन वही बोलूंगा, अगर मैं ये बनाने जाऊंगा तो मशीन पी का स्केर्सिटी है और एलाओ की स्केर्सिटी है। बोलो हाँ या ना? ऐसे यहाँ पर लोअर कौन सा है, 8125, तो क्या निकलेगा, 8125। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब इन्होंने लिखा क्या है ये पढ़ो। इन्होंने बोला आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट विच ऑप्टिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन, जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हमको देने वाला है। अच्छा इन्होंने फिक्स कॉस्ट की बात करी कि यहाँ पर गई फिक्स कॉस्ट तो कहीं दी नहीं। चलो अब देखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यहाँ पे क्या लिखा है मेरे बच्चे, सेलिंग प्राइस या टारगेट प्राइस भी आप लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस, ऑफर प्राइस, टारगेट प्राइस। कितने का बिकेगा? ये बिकेगा 145 का, ये बिकेगा 115 का। देखो ये रहा, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में पहले क्या किया, एलॉय, विच इज कॉल्ड मटेरियल। ठीक है। तो 1.6 kg यूज होगा और यहाँ पे लिखा है एलॉय अवेलेबल 13,000 kg एट रुपीज दिस। मतलब ये देखो एलॉय का पर केजी कितना है, इतना है। ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा 1.6 kg इंटू 12.5 रुपये। एक यूनिट बनाने में कितना लग रहा है, 1.6 इंटू 12.5, 20 रुपये का। यहाँ पर भी 20 रुपये लग रहा है और यहाँ पर भी 1.6 kg अकॉर्डिंग 20 रुपये। ठीक है ना। और वेरिएबल ओवरहेड, मशीन पी, मशीन क्यू। देखो जो वेरिएबल ओवरहेड है पर मशीन आर, एक घंटे का 80 है, इसका एक घंटे का 100 है। कितने घंटे यूज हो रहे हैं इसके, 0.6। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना 80 से, 80 से, यहाँ मल्टीप्लाई करना 100 से, 100 से। ये बात क्लियर हो गई? तो 0.6 इंटू 80, 48.25 मल्टीप्लाई 80, 20, 50, 55। और कोई वेरिएबल खर्चा पे दे रखा नहीं है। ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे निकालोगे, 145 माइनस दिस 27, 115 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 55, 20 रुपीज। मैक्सिमम प्रोडक्शन
कितनी निकाली थी? 6668125 फ्रॉम वेयर दिस, एक निकालो टोटल कंट्रीब्यूशन, this multiply this and this multiply this, 162 500 179 982। तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा कौन दे रहा है? पार्ट ए दे रहा है, ठीक है ना। देखिए इट इज बेटर टू प्रोड्यूस पार्ट ए स्पेयर पार्ट at the rate at offer price at offer price at the rate rupees 145 per unit to get maximum contribution, that is rupees 1,79,982। Clear? Now second है if y reduces target price by 10%। ओहो, y कहता है कि भाई एक काम कर, टारगेट प्राइस कम कर ले, ठीक है 10% से। मतलब वो क्या दे रहा था, ठीक है 10 और 145 और 115 रुपये दे रहा था, उसमें 10% कम कर दे। एंड ऑफर, और कहते हैं ऑफर ले ले 60 रुपीज पर आवर ऑफ अनयूटिलाइज मशीन आर। जितने तेरे मशीन आर यूज नहीं होंगे तो उन मशीन आर का हर घंटे का रेट ले ले मुझसे 60 रुपया। कैलकुलेट द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाइड अबव। जो आपने ऊपर स्पेयर पार्ट निकाला है, मतलब स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाइड अबव, इसका मतलब है पार्ट ए। कह रहे हैं कि अगर पार्ट ए को ऑप्ट करते हैं और इसको फॉलो करते हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आने वाला है, ये बता दीजिए। क्लियर है? करने का ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज बढ़ जाएगी हमारी, क्या? देखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ utilized machine parts। मशीन पी, मशीन क्यू, पार्ट ए मैन्युफैक्चर, कितना बना रहे हो पार्ट ए भाई? अकॉर्डिंग टू दिस इतना बना रहे हैं ना, और machine are required for 1 यूनिट। तो मशीनर कितना रिक्वायरमेंट है ए के लिए? ए के लिए मशीनर 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5
ठीक है, ये लिखेंगे मशीन आवर्स यूटिलाइज्ड, कितना यूटिलाइज हो गया, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये 3,999.6 मतलब 4,000 आवर्स, और ये 3,333 आवर्स। अवेलेबल आवर्स, कितने आवर्स हम पे अवेलेबल है, भाई हम पे अवेलेबल थे इसके 4,000 घंटे और इसके थे 4.5। अनयूटिलाइज्ड मशीन, ये तो पूरे यूज हो गए, और वहां देखो अवेलेबल है 45 बट वी कैन यूज ओनली 3,333 आवर्स, तो बीच का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन 4,500 एंड 3,333, दिस इज अनयूटिलाइज्ड आवर फॉर मशीन क्यू, ठीक है ना, बिकॉज वी हैव प्रोड्यूस्ड पार्ट ए। नाउ कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, ठीक है, न्यू ऑफर प्राइस विच इज 145, देखिए ऑफर प्राइस कितना था हमारा 145, और यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि टारगेट प्राइस ओवर प्राइस क्या करो 10% गिरा दो, तो 10% गिरा दो मतलब 14.5, 10%, 130.5 प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पार्ट ए की, खाली पार्ट ए की देखो यदि 20, 48, 50, 20, 48 और 50, 118, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12.5, प्रोडक्शन यूनिट्स टोटल कंट्रीब्यूशन दिस, ये कमाया ऐड, क्या करना है ऐड, अमाउंट फॉर अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर्स, बताओ कितना मिल रहा है, ₹60 मिल रहा है पर, और कितना आया था हमारा मशीन आवर 1167, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 1,53,345,
अगर बोलेंगे ये अगर 1%, अगर वो यहाँ से आपसे डिसीजन मांगता है कि ये बेटर ऑप्शन है, तो हम बोलेंगे भैया बिल्कुल भी नहीं है बेटर ऑप्शन, हमें इसे डिनाई करना चाहिए, मना करना चाहिए, भैया हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये ऑफर, हमें तो पहले वाले ठीक है, क्योंकि पहले वाले से हम ज़्यादा कमा रहे हैं, हमें लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं। कितना लॉस हो रहा है भैया? हमें लॉस हो रहा है 179,982 माइनस 153,345, तो हमें कुल मिला के टोटल लॉस वी गॉट 26,637। हमें नीचे ये ऑप्शन भैया, लॉस हो रहा है, हमारा पैसा खराब हो रहा है, ठीक है ना, मना कर देंगे हम। आया? अब इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या लिखा है? क्या लिखा है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर of RJ Limited work out 12.5% of the capital employed and the relevant figure are as follow। यहाँ पे लिखा है आपको प्रॉफिट जो था इनका 12.5% है कैपिटल एम्प्लॉयड का, जितना ये पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, जितना पैसा इन्होंने लगा रखा है, उसके 12.5% जो है ये प्रॉफिट कमाते हैं। सेल दे दिया, मटेरियल दे दिया, डायरेक्ट लेबर दे दिया, वेरिएबल ओवरहेड दे दिया, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, और कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 4 लाख। चलो आगे इन्होंने क्या बोला है? पर मीटर फिर तो ठीक है। आगे इन्होंने बोला है, आगे इन्होंने बोला है द न्यू सेल्स मैनेजर, कोई नया सेल्स मैनेजर आया, हु हैज ज्वाइन द कंपनी रिसेंटली, अभी नया नया आया है, एस्टिमेट्स फॉर नेक्स्ट ईयर, उन्हें अनुमान लगाया अगले साल के लिए, अ प्रॉफिट अबाउट टू 23% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कह रहा है कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड का 23% कमाएंगे, जहां अभी आप 12.5 कमा रहे थे हम 23 कमाएंगे। कैसे? प्रोवाइडेड दैट द वॉल्यूम ऑफ सेल, शब्द ही देखना, शब्द क्या आ रहा है, यहाँ शब्द आ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज सेल, मतलब यूनिट्स बढ़ा देंगे, सेल की यूनिट बढ़ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सेल इज इंक्रीज बाय 10%, वॉल्यूम बढ़ जाएगा 10% से, एंड साइमल्टेनियसली देयर इज एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, और वैल्यू भी बढ़ाएंगे, सेलिंग प्राइस भी बढ़ाएंगे, कितना परसेंट? 4% से सेलिंग प्राइस भी बढ़ा देंगे, एंड ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल एलिमेंट, मतलब दिस एंड दिस, ये तीन कॉस्ट है हमारी। कह रहे कि इन सब में 2-2% डिक्रीज होगा मामला, कॉस्ट घटेगी, कॉस्ट घटेगी, सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल प्राइस बढ़ेगा, दोनों अलग अलग हैं, सेल वॉल्यूम सेल प्राइस दोनों अलग अलग हैं, और कॉस्ट घटेगी। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम 23% का मार्जिन कमाएंगे ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इन्होंने क्या बोला है? अब इन्होंने बोला है फाइंड आउट, फाइंड आउट बाय कंप्यूटिंग इन डिटेल द कॉस्ट प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट ईयर, फिर भैया कॉस्ट भी बता दो, भैया प्रॉफिट भी बता दो नेक्स्ट ईयर का, वेदर द प्रपोजल ऑफ द सेल्स मैनेजर कैन बी अडॉप्टेड, क्या जो ये कह रहा है सही है, इसे अडॉप्ट कर रही है जो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आइए हम चर्चा करने की, वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, इतनी बात कहना चाह रहा है, उसने जो अनुमान लगाया वो गलत है सही है हमें बताना है, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड देखो पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे एग्जिस्टिंग सिचुएशन, भाई एग्जिस्टिंगली तुम क्या कर रहे हो?
एग्जिस्टेंटली तुम ये कर रहे हो कि जो तुम्हारी सेल है वो 5 लाख की है, पहली बात तो। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड। कितने देर का है? वेरिएबल ओवरहेड। बात वही है। कितने देर का है? 2.5 लाख, 1 लाख और 40 हज़ार। ढाई, एक और 40। ठीक है। ढाई, एक और 40, माइनस करो। ये आपका आ गया 1,10,000। ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। क्या आ गया? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से क्या लेस कर दो, पता है आपको? हमको पता है, फिक्स कॉस्ट। तब जाके हमारे क्या आता है। और प्रॉफिट कैसे निकाला है? प्रॉफिट इन एग्जिस्टिंग सिचुएशन। देखो क्या बोला था, 12.5% प्रॉफिट है हमारा कैप एम्प्लॉयड का। कैप एम्प्लॉयड कितनी है? 4 लाख। यानी कि 1,10 माइनस 50, इनका जो डिफरेंस है वो क्या आया? फिक्स कॉस्ट। क्लियर है? एंड फिक्स रिमेन्स फिक्स। अब आता है कि एक प्रपोजल क्या कहता है। ये लिखेंगे, सेल्स मैनेजर estimates by 10% increase in, अभी मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, 10% वॉल्यूम बढ़ेगा तो देखो, वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो क्या होगा, सेल 10% बढ़ जाएगी। और सेल बढ़ेगी मतलब यूनिट बढ़ गई ना, वॉल्यूम बढ़ गई, यूनिट बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो सेल भी बढ़ी और वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ी, बट फिक्स नहीं बढ़ेगी, फिक्स नहीं बढ़ेगी। करो। 5,50,000, 2,75, 1,10, 44, 5,50, 2,75, 1,10, 44, 1,21। ये 60 का 60 ही रहेगा। ये प्रॉफिट तब है, ये प्रॉफिट तब है कि जब से 10% वॉल्यूम बढ़ जाए। अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब अगेन दोबारा से, सेल्स मैनेजर एस्टिमेट्स बाय 4%
इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 2% डिक्रीज इन कॉस्ट। देखो सेल मैनेजर के ना ये पूरा एक प्रपोजल है, बट इसको हम पूरा एक साथ अप्लाई करके ना, पहले हमने 10% इंक्रीमेंट कर दिया कि पहले 10% वॉल्यूम बढ़ा दो अपना। अब क्या होगा, अब सेलिंग प्राइस बढ़ाओ, अब सेलिंग प्राइस इसमें बढ़ेगी। आप समझ पा रहे हैं? देखो समझने का तरीका क्या है, सपोज मान लो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सपोज मान लो पहले आप 5 लाख के अंदर, ये मिटा दूंगा पहले बता रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पहले 5 लाख बेचते थे और मान लो 5 लाख में 10,000 यूनिट बिकती थी, तो यानी कि तुम्हारी एक यूनिट 50 की बिकती थी। बोलो आए। देखो वॉल्यूम का मतलब है ये बड़ा और सेलिंग प्राइस का मतलब है ये बड़ा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर ही नहीं है? मुझे यूनिट तो पता नहीं लगी। अच्छा मान लो अगर मैं सेलिंग प्राइस ना बढ़ाऊं तो सेलिंग प्राइस तो मेरा यही रहेगा, वॉल्यूम बढ़ गया 10%, मतलब 1000। अब कितना वॉल्यूम हो गया, सेलिंग प्राइस सेम है। बोलो आएंगे ना, वॉल्यूम बढ़ गया, सेलिंग प्राइस सेम है। और अब मैं बोलूं कि सेलिंग प्राइस बढ़ गया कितने परसेंट थे, 4% थे, मतलब अब ये बढ़ा दो 4% थे, ये कितना हो गया, 52 रुपये। तुम्हारा ये निकल कर आएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो एक तरीके से कि जो ये एक यूनिट का सेलिंग प्राइस था, तो टोटल सेलिंग प्राइस तुम्हारा 5,50,000 है, इसे 4% से बढ़ा दो। आया नहीं आया, वो भी कर रहा हूँ। तो पहले मैंने यूनिट बढ़ाई, फिर उनकी सेलिंग वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। ठीक है? अरे हट जा। ठीक है चलो, बात क्लियर हुई? फर्स्ट वी इंक्रीज वॉल्यूम, देन वी इंक्रीज सेलिंग वैल्यू। अभी टोटल सेलिंग वैल्यू है +4%, 5,72,000। नाउ डिक्रीज टू 2% कॉस्ट, 275 माइनस 2%। मतलब अगर आप नॉर्मल तरीके से बढ़ाते, जितनी कॉस्ट पहले थी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होता था, इतनी कॉस्ट आती। पहली यूनिट कम थी तो ये कॉस्ट थी, अभी यूनिट बढ़ गई तो ये कॉस्ट है। बट कॉस्ट 2% घटी, तो यहाँ पे 2% नहीं घटेगी, नॉर्मल में 2% घटेंगे। क्लियर है? कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, ये आपका आ गया 151 580। और फिक्स कॉस्ट अब कितनी होगी, 2% घटा दो फिक्स कॉस्ट भी, क्योंकि इन्होंने बोला है इन ऑल एलिमेंट। ध्यान से पढ़ो, इन्होंने लिखा है द कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, चाहे फिक्स हो या वेरिएबल हो वो घटेगी। तो आपका जो आएगा ये प्रॉफिट आएगा अकॉर्डिंग टू प्रपोजल। अब ये निकालो, प्रॉफिट टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट है 92780 एंड योर कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4 लाख इंटू 100। ये आपका आ गया 23,195। यानी कि सेल्स मैनेजर कह रहे हैं कि हम 23% कमाएंगे, और अगर आप देखो तो वहाँ 23 पॉइंट से कुछ समथिंग ज्यादा आ रहा है, 2-3 पॉइंट समथिंग एक्स्ट्रा है। बोलो हाँ या ना, है ना ऐसा? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सेल्स मैनेजर कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है।
we can adopt we got more than 23% profit of capital employed if we follow sales manager proposal. Then देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार छपता भी है कि एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट फाइंड कर दो और मार्जिन को लगा के प्रॉफिट फाइंड कर दो। तो आपके सामने क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्या आप लिखा है, वंडर लिमिटेड मैन्युफैक्चरर सिंगल प्रोडक्ट, एक वंडर लिमिटेड है जो कि मैन्युफैक्चर करता है सिंगल प्रोडक्ट जेस्ट, मतलब प्रोडक्ट का नाम है जेस्ट। द फॉलोइंग फिगर रिलेटेड टू जेस्ट फॉर अ वन ईयर पीरियड, एक साल का डिटेल आपको अवेलेबल है। एक्टिविटी लेवल का मतलब है कि अगर वो 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा है तो क्या है, और 100% कैपेसिटी पे काम कर रहा है तो क्या है। तो बट ऑफ कोर्स 50% से 100% का मतलब है कि 50% इंक्रीज हो गई है कैपेसिटी, क्लियर है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इससे 8 से वो बढ़ गई तो 50 जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2, बढ़ गई दुगनी हो गई। ऐसी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, सेलिंग फी वाली वेरिएबल बढ़ गई, फिक्स रिमेन फिक्स्ड है, फिक्स रिमेन फिक्स्ड है, फिक्स ना बढ़ेगी ना घटेगी, फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग लगती है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर इज 800 यूनिट। नॉर्मल लेवल एक्टिविटी क्या है, मतलब हम नॉर्मली 800 यूनिट तक बना सकते हैं, मतलब नॉर्मल लेवल का मतलब हमारी कैपेसिटी बता दी 800 यूनिट। द फिक्स कॉस्ट आर incurred evenly throughout the year, इसका मतलब पता क्या है, the fixed costs are incurred evenly throughout the year, इसका मतलब है टाइम इक्वली, मतलब कि हाँ जितनी फिक्स कॉस्ट है वो पूरे 12 महीने में एक जैसे लगती है। जैसे रेंट होता है ना, किराया होता है, हर महीने 10,000 रुपये जाने तो 10 इवनली इक्वली जा रहा है, बट ना बढ़ा ना घटा, ये यानी टाइम के अकॉर्डिंग लगेगी फिक्स कॉस्ट, क्लियर है। एंड द एक्चुअल फिक्स कॉस्ट आर सेम एज बजटेड, और कह रहे हैं कि एक्चुअल जो फिक्स कॉस्ट हुई है वो बजटेड के बराबर ही हुई है, मतलब एक्चुअल भी बजटेड के बराबर है, ठीक है ना। देयर वर नो स्टॉक ऑफ जेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग में कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं था। इन द फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर में 220 यूनिट पर प्रोड्यूस, 220 यूनिट बनाई गई हैं और 160 यूनिट बेची गई हैं फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि आपको पहले क्वार्टर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सेलिंग यूनिट बता दिया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 220 माइनस 160 यानी कि 60 यूनिट्स, यानी कि 60 यूनिट्स क्या है हमारी, क्लोजिंग है, क्या ये हमारी क्लोजिंग है। रिक्वायर्ड क्या पूछा है, कंप्यूट द फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब बाय जेस्ट इफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड। अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करते हैं तो फिक्स कॉस्ट को कितना उसने एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना। कैलकुलेट द अंडर एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड ड्यूरिंग द पीरियड, और इस पीरियड में क्वार्टरली पीरियड में, क्वार्टर का डिटेल है तो क्वार्टरली स्टेटमेंट बनेंगी हमारी, अंडर एब्जॉर्प्शन रहा या ओवर एब्जॉर्प्शन रहा, ये बताइए हमें। कैलकुलेट द प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन, कैलकुलेट द प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल, और वही फिर तो पूरी पूरी स्टेटमेंट मांग ली आपसे, क्लियर ही नहीं है। यह आपकी स्टडी मॉड्यूल का, यह आपके स्टडी मॉड्यूल का जो है क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। चलो शुरू करें, चलिए।
हाँ जी, आइए। क्या लिखते हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 14। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में इनकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? इनकी पहली रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द प्रोडक्शन फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब बाय जस्ट इफ प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड। पहले प्रोडक्शन ओवरहेड निकालते हैं। देखो, आपको फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट की दे रखी है 1,60,000 रुपये, रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे? एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए क्या करते हैं? क्या निकालते हैं? बजटेड बजटेड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू 1,60,000। ये बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या नो। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन या बजटेड कैपेसिटी भी कह सकते हैं, या बजटेड प्रोडक्शन। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ, मिट जा भाई। कितना है? 800 यूनिट। एब्जॉर्प्शन रेट बजटेड कॉस्ट पर बजटेड यूनिट। करो जरा, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 800, 200 पर यूनिट। बोलो हाँ या नो। क्लियर है? पूछा गया है आपसे? इतना एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना? फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब बाय जेस्ट, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब। बता कितना प्रोडक्शन करा आपने? 220। और हर यूनिट पे कितना एब्जॉर्प्शन है? 200 का। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन, इतना हमने एब्जॉर्ब कर लिया। अब बी क्या पूछा है? कैलकुलेट अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। आपने अंडर रिकवरी करी है या ओवर रिकवरी करी है, ये बताइए। बी। देखो, क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ अंडर और ओवर ठीक है, क्या लिखेंगे? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर अ क्वार्टर। क्वार्टरली कितना होना चाहिए था? ये एक्चुअली बजटेड वाला वो इन्होंने बोला है। और क्वार्टर का मतलब क्या है? 1/4। तो कितना बैठेगा? 40। मतलब टेक्निकली आपको 40,000 रुपये का खर्चा दिखाना चाहिए। बोलो हाँ या ना, क्योंकि इवनली थ्रू आउट द ईयर है, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? बट
एक्चुअली आपने कितना प्रोडक्ट में डाल दिया, एक्चुअली ओवरहेड एब्जॉर्ब, ऊपर निकाला 44, आपको खर्चा दिखाने का था 40, दिखा दिया 44, इनकी ज्यादा दिखा दिया, दैट मीन्स ओवर रिकवरी, ओवर रिकवरी ऑफ, जो ओवर एब्जॉर्ब भी कह सकते हो आप, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ₹4,000, यानी कि 44 कर लिए, क्वार्टरली करनी चाहिए थे 40, यानी कि 4,000 का तुम्हारा एक्स्ट्रा मामला है। डन। नाउ सी स्टेटमेंट इन्होंने क्या मांगी है, सी स्टेटमेंट इन्होंने मांगी है कि भैया प्रॉफिट निकाल के दिखा दो बाय यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। अगर हम एब्जॉर्प्शन फॉलो करते हैं तो क्या होगा, बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं है। और बता के चलो एक इसमें आपको मैं बहुत बड़े हिंट दे रहा हूँ, अगर आपको ना ये क्वेश्चन आते हैं तो मस्ट फॉलो द फॉर्मेट गिवन बाय आईसीआई मॉड्यूल। आईसीआई ने जो मॉड्यूल दिया है ना उसके फॉर्मेट्स को यूज करके बनाना वो ज़्यादा बेटर है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे आप पर्टिकुलर, और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले चाहे मार्जिन फॉलो कर रहे हो या फिर आप एब्जॉर्प्शन फॉलो कर रहे हो, सबसे पहले सेल लिखो, सेल्स, ठीक है ना, सेल्स। सेल बताओ, इन्होंने बोली हुई है सेल आपने करी है 160 यूनिट की, और यहाँ से निकल जाएगा सेलिंग प्राइस, यहाँ से निकल जाएगा सेलिंग प्राइस, कैसे निकलेगा देखो, 8 लाख रुपए की सेल, और देखो यूनिट कितनी तरीके 400, करना 0,0,0,0 कट 2,000 रुपये निकल गया, नहीं निकल गया, यानी कि यहाँ पर तुमने सेल करी है 160 की, और 2,000 रुपये के अकॉर्डिंग तो तुम्हारी सेल कितनी बैठेगी, 2,000 इंटू 160, ये तुम्हारी सेल आ गई 3,20,000 रुपये की सेल आ गई, 3,20,000 की सेल आ गई। अब इसमें से तुम्हें क्या लेस करना है, इसमें से तुम्हें लेस करना है मेरे बेटा जी प्रोडक्शन कॉस्ट। एक तो ये ना अपने आप जो ओ का पी, पी का ओ बनता है ना, बड़ा गुस्सा आता है। हाँ जी, ठीक है, तो अब हमें प्रोडक्शन कॉस्ट लेस करना है, तो पहले यहाँ पे क्या लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे, देखो ये रही, अगेन सेम, 3,20 डिवाइडेड बाई 400, तो कितनी यूनिट बेस लग रही है, कितना आ गया तुम्हारा 800। देखो तुमने बनाया कितना है, तुमने बनाया 220 यूनिट इंटू 800, तो ये तुम्हारा बैठ गया 1,76,000। एब्जॉर्प्शन कहता है कि मैं प्रोडक्ट के अंदर वेरिएबल तो लूंगा और फिक्स भी लूंगा, ये कहता है एब्जॉर्प्शन, मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट, जबकि मार्जिन ये कहता है कि नहीं, फिक्स तो टाइम के अकॉर्डिंग लगती है, मैं नहीं लूंगा, मैं खाली वेरिएबल कंसिडर करता हूँ, वो मार्जिन कहता है। ये हमने पहले दिन ही लेक्चर में सीखा था, याद आया नहीं आया, जब हमने इंट्रो करा था तो हमने एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिन को समझा था कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फिक्स और वेरिएबल दोनों को स्टॉक के अंदर ऐड करता है, जबकि जो मार्जिन है वो खाली वेरिएबल को कंसिडर करता है। क्लियर है, बात क्लियर हो गई, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड, फिक्स कॉस्ट, अब फिक्स कॉस्ट आपने ली एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग, जो कि आपने ऊपर निकाला था, एब्जॉर्प्शन रेट कितना था 200, तो यानी कि आपने कितना ले लिया पर यूनिट के अकॉर्डिंग, 200 का 44,000, तो टोटल तुम्हारा मामला कितना हो गया, ये
ये बैठ गया तुम्हारा 2,20,000 बैठ गया। ये वो कॉस्ट है जो बनाने की है। अब इसमें ऐड करो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, जो कि हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। वो कैसे लेस करोगे? कॉमन सेंस। देखो हम बोलेंगे 2,20,000, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सेल 160 की ले रहे हो तो कॉस्ट भी तो 160 की लोगे। 2,20,000 में कितनी यूनिट बनाई है? 220। आपकी क्लोजिंग यूनिट मैंने यहाँ पे निकल के दिखाई दी थी, ये देखो कि 220 में से अगर 160 बेच दोगे तो 60 बचेंगी, तो 60 का बता दो। डिवाइड बाय 220 मल्टीप्लाई 60। क्लियर है? तो यानी कि तुम्हारा ये जो निकलेगा ना, ये निकल कर आएगा तुम्हारा 1,60,000। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना माल हमने बेच दिया उसकी लागत हमें कितनी पड़ी है। मैं इंपॉर्टेंट बात जो अब तुम्हें ध्यान में रखनी है, एब्जॉर्प्शन में, ये मार्जिनल में नहीं होता, पहले बता रहा हूं, उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन और एडजस्टमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। तो यहां लिखेंगे एड लेस एडजस्टमेंट, एड लेस एडजस्टमेंट ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन ऑब्लिक अंडर एब्जॉर्प्शन। ये मैंने आपके लिए लिखा है, हालांकि आपको यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको वही लिखना है जो है एक्चुअल में। जैसे हमारे क्वेश्चन में ओवर एब्जॉर्प्शन था, तो एडजस्टमेंट ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन, अब या तो ऐड होगा या लेस होगा। अब ओवर एब्जॉर्प्शन को समझना, ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि मैंने यहाँ पे लागत ज्यादा दिखा दी। अब लागत ज्यादा दिखाने से क्या हो रहा है? लागत ज्यादा दिखाने से मेरी लागत यहाँ पे ज्यादा आ रही होगी, बोलो हाँ या ना। क्या आ रही होगी? लागत मेरी ज्यादा आ रही होगी। लागत ज्यादा आने से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे सेम बात हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर भी करी थी, जब हमने वेरिएंसेस निकाले थे। क्लियर ही नहीं है कि वॉल्यूम के बढ़ने से ऐसा ड्रामा हो जाता है? क्लियर ही नहीं है? ये वॉल्यूम वेरिएंस निकाला था हमने, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि भाई यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ज्यादा दिखाना था 40, दिखा दिया 44, तो ज्यादा खर्चा दिखा दिया। ज्यादा खर्चे दिखाने से आपकी लागत भी ज्यादा आ गई। ज्यादा लागत आने से क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपका प्रॉफिट बिना बात के कम होगा, तो उसे बड़ा मतलब एक तरीके से प्रॉफिट को बढ़ाना है। या फिर एक काम करो, प्रॉफिट मत बढ़ाओ, अपनी लागत घटा दो। बात तो वही है ना, लागत घटा दोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने लागत में लेस कर देंगे, यहाँ एडजस्टमेंट करेंगे कि बिना बात की लागत ज्यादा दिखा रखी है, ओवर डाल रखी है लागत, उसे लेस करो, जिससे करेक्टेड प्रॉफिट सामने आएगा, सही प्रॉफिट हमारे सामने निकलेगा। क्लियर ही नहीं है? बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलो जी, अब इसमें ऐड करो सेलिंग ओवरहेड। और याद रखना सर, आपने सेलिंग ओवरहेड ऊपर क्यों नहीं लिए? क्योंकि सेलिंग ओवरहेड सेल वैल्यू पे लगते हैं, तो सेल क्वांटिटी पे लगते हैं। यानी कि यहाँ पर भी आ गए तुम्हारे वेरिएबल, जो कि तुम्हें क्वेश्चन में गिवन भी है। ये रहा, निकालने का तरीका वही रहेगा, 160 डिवाइडेड बाय 400। आप यहाँ पे 320 डिवाइडेड बाय 800 भी करोगे तो भी वही आएगा। देख लो, 320 डिवाइडेड बाय 800 कर लो तो भी 400 आ रहा है, 160 डिवाइडेड बाय 400 कर लो 400 आ रहा है। ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। ये आपका आ जाएगा 160 यूनिट इंटू 400, ये तुम्हारा आ गया 64,000। और यहाँ लिख दो इसके फिक्स वाले। सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं होता, सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन बेसिस पे काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा? टाइम फैक्टर पे काम करेगा। तो यहाँ पे आपको सेलिंग दे देगा 240, और ये इवनली थ्रू आउट द ईयर काम करेगा, तो 240 क्वार्टरली निकाल दो, 60।
बहुत देर हो गई है पढ़ाते हुए, कंप्यूटर भी कह रहे छोड़ दे भाई। ठीक है, आई बस में नहीं आई। तो आगे तुम्हारा 61 -4 + 64 + 60, तो कुल मिला के तुम्हारी टोटल लागत जो आ गई, तो तुम्हारी टोटल लागत आ गई 2,80,000 रुपये की टोटल कॉस्ट। इसे आप बोल देते कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ सेल। नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, अगर आप इसको बी बोल दो और एक काम और करो, सेल को बोल दो ए, ए माइनस बी। चालीस हजार का यहाँ मार्जिन निकल गया। डन, ये था हमारा क्या, एब्जॉर्प्शन। और लास्ट इन्होंने पूछा है कि भैया हमें क्या बता दे, हमें यही स्टेटमेंट बना के दिखा दे सिर्फ मार्जिनल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, मार्जिनल के अकॉर्डिंग। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम या टेक्निक। पर्टिकुलर अमाउंट। चले अगेन मैंने क्या बोला, पहले आप सेल ही लिखोगे। सेल 160 यूनिट है आपकी, और शायद 2,000 रुपये आपने निकाले थे। यहाँ पे आना 3 BC है, लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले कौन सी आएगी आपकी, यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लियर है, चलेगी प्रोडक्शन कॉस्ट। और प्रोडक्शन कॉस्ट में भी कौन से लोगे, 220। और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी निकाली थी आपने यहाँ पर, 320, ये वाली देखो, ये वाली डिवाइडेड बाई 400, 800 आ गई। क्लियर है, ये तुम्हारी आ जाएगी 220 इंटू 800, 1,76,000। क्लियर है, इसके अंदर हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास है, क्योंकि नहीं है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो कैसे लोगे, कि 176 220 इंटू 60, 48,000। बात क्लियर हो गई, तो 176 - 48,000, ये तुम्हारा बैठ गया 1,28,000। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसी सेम पैटर्न में हमने काम करा था ऊपर, बट वहां पर फिक्स कॉस्ट को भी कंसिडर किया गया था एब्जॉर्प्शन रेट लगाकर। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट अप्लाई नहीं होता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई तो 128 लेंगे वेरिएबल कॉस्ट में। फिर आ जाइए यहीं पर ही, क्या लेस कर दो, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग कॉस्ट। वो कितनी थी भाई, 160 यूनिट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई 160/400, 400 रुपये थी। कितना गया, 64, ये सेलिंग आ गई। यहाँ पे ना कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब ये है, वहाँ अलग था यहाँ अलग है, तो लेस कर दो सीधा, कंट्रीब्यूशन आएगा। वहाँ कंट्रीब्यूशन आते नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन आएगा -320, 320 - 128 - 64, ये आपका आ गया 1,28,000। डन है,
आप इसमें से क्या लेस करोगे? कुछ नहीं, सिंपल लेस फिक्स कॉस्ट। यहाँ कोई एब्जॉर्प्शन की बातें नहीं होंगी। प्रोडक्शन वाले और सेलिंग वाले, बताओ प्रोडक्शन वाला फिक्स कॉस्ट कितना था? 160, क्वार्टरली लगा दो बस, जितना लगना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। ये तो टाइम के अकॉर्डिंग था। और ये कितना था? 240, ये आपका आ गया 40, और ये आ गया 4 24 60। ये आपका आ गया 28,000 रुपीज का ये जो प्रॉफिट है ये जो प्रॉफिट है, ये 28 आ रहा है अकॉर्डिंग टू मार्जिनल, और वहां कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन? 40। अंतर ये है क्योंकि यहाँ पर आपने फुल फ्लैश मार्जिनल में पूरा फिक्स कॉस्ट कवर करा है अकॉर्डिंग टू टाइम, बट यहाँ पर आपने क्या करा है, थोड़ा जो फिक्स कॉस्ट है तुम्हारा वो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एडिड है। क्लियर ही नहीं है? मतलब एक तरीके से आप ये मान के चलिए, जो 40 और 28, 40 और 28 में अंतर कितना आ रहा है? 12,000 का अंतर आ रहा है। वो 12,000 रुपये कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक की वजह से है। क्लियर है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों है, और वहां पर क्या है, वेरिएबल फिक्स, यहाँ पे खाली वेरिएबल वेरिएबल है क्लोजिंग के अंदर। क्लियर है मेरी बात? ये बात हमने चर्चा कर ली थी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, डाउट है, प्लीज टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए मेरे बेटा जी, ठीक है? और मेरे नंबर को सेव कर लीजिए अगर आपके पास लिंक नहीं है, हालांकि डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ डला हुआ है, ठीक है? टेलीग्राम के बारे में डला हुआ है, टेलीग्राम का चैनल डला हुआ है, ग्रुप डला हुआ है, यूट्यूब चैनल के बारे में पढ़ा हुआ है, व्हाट्सएप बता हुआ है, नंबर बता रखा है, ऐप बता रखा है। ये सारे नोट्स मेरी ऐप के ऊपर फ्री अपलोडेड है। जस्ट गो लर्नोविट की ऐप को आप डाउनलोड करिए, वहाँ पे कोर्स है, कोर्स वो स्टोर के अंदर कोर्स है, कोर्स के अंदर जाएंगे तो आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं, इन नोट्स को वहां से देख सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे टाइम लिमिट बेसिस पे आपके नोट्स अपलोड हो रहे हैं, जाइए गो फॉर इट, और प्लीज कीप सपोर्टिंग, है ना, शो योर लव टू दिस चैनल, ठीक है? प्रेस द बेल आइकन, और लोग बच्चों में शेयर कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट आने वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है? प्रोसेस कॉस्टिंग में जॉइंट और बाय प्रोडक्ट को भी हम साथ में लेके काम करेंगे। बात क्लियर हो गई? और कीप शेयरिंग, कीप प्रमोटिंग। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।